नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी संवाद और इस वक्त संवाद के मंच पर आमने सामने हैं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। दोनों में कैसे तीखे सवाल जवाब का दौर चल रहा है, सीधा आपको लिए चलते हैं। 1.5 लाख दिए, ठीक है, आपने कह दिया कोई खुश नहीं है तो हम कैसे खुश होंगे। स्वामी जी, बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं इस सरकार के ऊपर, केवल इसी सरकार के ऊपर आरोप नहीं है, फैक्ट्स हैं। स्वामी साहब जानते हैं ये। पहले तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ओवैसी मेरे मित्र हैं और वो इनकार भी नहीं करेंगे। बड़े सूझबूझ के हैं और जब विदेश जाते हैं तो हमारे राष्ट्र की झंडा को ऊंचा रखते हैं। लेकिन ये जो दृष्टिकोण है इसको हम बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब 2 मुसलमान के लड़कों को फांसी दे दिया झारखंड में, वहाँ हिंदुओं के लड़कों को भी फांसी मिलती है। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो सबको फांसी मिलेगी। दादरी तो सबसे सेकुलर देश में जो सरकार बन सकती है वो दादरी उत्तर प्रदेश में बनी है, मुलायम सिंह मौलाना, और वहाँ की घटना भी है हमारे सामने। नहीं, क्योंकि उसमें जो एक लड़का पकड़ा गया उसके पिता बीजेपी के लोकल लीडर थे। वो ठीक है, तो बीजेपी के लीडर हैं तो मुलायम सिंह को कौन रोक रहा है कि उनको सजा ना दें, उनको पर कार्रवाई ना करें। तो इसीलिए ये अपनी सरकार की बारी वो कह रहे थे। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि स्टेट्स में हम हस्तक्षेप करें। लॉ एंड ऑर्डर एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट सब्जेक्ट है, कंकरेंट सब्जेक्ट भी नहीं है। अब मोटी बात मैं कहता हूँ कि हमारे देश में कश्मीर में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं और 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया, इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। मल्लापुरम में हिंदुओं को, दूसरे हिंदुओं को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए अनुमति नहीं, वहाँ की म्यूनसिपैलिटी उसको रजिस्टर नहीं करती। सऊदी अरेबिया में, ईरान में जहाँ मुस्लिम राज है वहाँ वो मंदिर बनाने नहीं देते। सऊदी अरेबिया में 20 लाख हिंदू वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो दिवाली मना नहीं सकते। घर के अंदर सत्यनारायण पूजा करेंगे तो फिर उनको डिपोर्ट कर देते हैं। अभी कुवैत में हुआ है। और पॉकेट में रामचंद्र जी का फोटो रखेंगे भी तो आपको सजा मिलेगी। सर, इसका भारत के मुसलमानों की स्थिति तो से मैं आ रहा हूँ ना, तो आप अपने को हिंदुस्तान के नागरिक और मुझे हक नहीं मिल रही है बोलें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब आप मुसलमान कहेंगे तो फिर मैं कहूँगा कि कहाँ है मुसलमान, सारा दुनिया में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होगी तो ऑस्ट्रेलिया में मान लिया, अमेरिका में मान लिया, यहाँ नहीं मानते। बीफ बैन के लिए वो कहते हैं, आपत्ति उठाते हैं, परंतु हमारी संविधान को भी वो कहते हैं कि मैं इससे कटिबद्ध हूँ और संविधान में लिखा है काउंटर आपके हाँ, काउ स्लॉटर पर बैन लगनी चाहिए। तो फिर मैं स्वामी साहब कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे थे। 2 साल से बीजेपी की सरकार है। हमको एक बता दीजिए, फिगर दीजिए, कितने कश्मीरी पंडितों को आप लेकर गए? उसका रास्ता मुझे मुकम्मल कर दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, मुफ्ती साहब थे मरहूम, अब उनकी साहबजादी हैं। आपने पंडितों से क्या किया? तीसरी बात स्वामी साहब, आप मैं एक दे दीजिए, मेरा खोपड़ी में ये सारा एक साथ नहीं रहेगी। सर, आपके दिमाग की कीमत है, आपका दिमाग ही बीजेपी को परेशान करेगा, मुझे पूरा यकीन है। आप नहीं करेंगे, यही परेशान करेगा। आप बोलिए सर, मैं रुक जाता हूँ, आप बुजुर्ग हैं। देखिए, जहाँ तक कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने की बात है, उनके दिमाग में ये यानी एक आश्वासन बैठनी चाहिए कि हम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, हम ऐसे तो नहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि कोई ऐसा व्यवस्था हो जिससे वो सुरक्षित भी अपने को महसूस करें वापस जाने के बाद। उसमें आप 370 मामला को लेके आ जाते हैं और हमें करने नहीं देते। आप एक ऐलान कर दीजिए कि 370 को हटाना है, मैं कल सारे कश्मीरी पंडितों को पहुंचा दूंगा। सर आप बड़े काबिल आदमी हैं। 370 का रेजोल्यूशन आप पावर शेयर कर रहे,
जेएन के असेंबली में पास करा लीजिए। नहीं, रूल पोजीशन वो है। प्रेसिडेंट सर सुनिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका है, हाँ, आप उनको बोलिए। हाँ। सर ये कब तक ये थ्रेट चलता रहेगा, हम ऐसा करेंगे? सर करते क्यों नहीं फिर आप कहते थे, आपकी पार्टी कहती है कि हम जाके वो कश्मीर का हिस्सा ले लेंगे, ले लीजिए। तीसरी बात, सर अब मुझे मुकम्मल करने दीजिए। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आते हैं वहां से। हम वहां पर हमारे करीब 50 लाख हिंदुस्तानी काम करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को बोलना था वहां किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को। उससे मुझे क्या करना है? मुसलमान का जो जिक्र है आर्टिकल 30 और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन में है कि इस मुल्क में माइनॉरिटी कौन है, जिसमें मुसलमान भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्वामी साहब बात करते हैं। सर क्या 371 जी और 1 जो मिजोरम नागालैंड का खत्म कर देंगे आप? क्या हिंदू, सुनिए आप, जो टैक्स रिबेट मिलता है हिंदू यूनाइटेड फैमिली को, खत्म कर देंगे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट पर इंपोज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्वामी साहब 16 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें एक कंप्लीट अल्कोहल बैन है। चलिए करिए, करना चाहिए, करिए। अल्कोहल बैन है, करिए। आर्टिकल 45 है कंपल्सरी एजुकेशन, हमको 50, 55, 60 साल लग गए उस करने के लिए। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा? क्या हनुमान चालीसा हम पर इंपोज कर दिया जाएगा? और बीफ बैन की बात कर रहे हैं, बीफ बैन की बात स्वामी साहब कर रहे हैं। सर बीफ बैन जो है गोवा में क्यों नहीं करते आप? आपकी गवर्नमेंट सरकार है ना वहां पर, आप वहां पर नहीं करते। अब जो जजमेंट आया हाईकोर्ट का, आप तो हर जजमेंट पढ़ते, आप तो पूरा रिसर्च करके तैयार करके परेशान करते सबको। तो ये जजमेंट के बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए महाराष्ट्र में खवातीन को डांस बार्स की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बीफ बैन सुप्रीम कोर्ट ने जब जाएगा, ऑक्यूपेशन की बिना पर उनको इजाजत मिल रही है, तो कई लोगों का ऑक्यूपेशन है खुरेश बरादरी का। फिलहाल स्थिति है कि हाईकोर्ट ने उस कानून को अपहोल्ड कर दिया, हाईकोर्ट ने उस कानून पर लगाम नहीं लगाई, डाइल्यूट करके छोड़ दिया पूरा। अच्छा अभी थोड़ी देर, क्योंकि हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में, पहले कश्मीर की बात करते हैं। एक सवाल आप लोगों के लिए है। एक पर दे दूंगा। अच्छा, उन्होंने गोवा के बारे 3-4 बार जिक्र किया। गोवा में जरूर गौ हत्या पर अभी प्रतिबंध नहीं लगी, परंतु लग जाएगी। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, उसके बारे आप नहीं जिक्र करते? नहीं सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पोर्चुगीज लॉ भी चलता वहां पर, हिंदू लॉ भी चलता वहां पर। सर आप आधी बात मत करिए सर। अच्छा, आपका एक इमेज है, आप पूरी बात मुकम्मल करिए। पूरी बात करता हूं। आप यूनिफॉर्म मैं पूरी बात करता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा? ओके, मैं पूरी बात करता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड सर मेरी बात सुनिए सर। नागालैंड और मिजोरम को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोविजन दिया कि हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या हम नागालैंड मिजोरम को निकाल देंगे? और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में आप लेकिन अपनी पोजीशन साफ भी करते रहिए ना इन मुद्दों पर। क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है? नहीं होना चाहिए मुल्क के, ये बोलते जाइए। इस मुल्क के प्लुरलिज्म के लिए, इस मुल्क की डाइवर्सिटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन सकता, ना कोई बना सकता, ना हम इंप्लीमेंट कर सकते। अब दूसरी बात पे भी क्लियर कर दिए, मैं क्योंकि वो सवाल ले जाना चाहता हूं कश्मीर के सवाल पे। 370 के खिलाफ हैं आप, और आपको लगता है देश का मेरा मानना यह है कि मेरा जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने लीगल एक्सपर्ट से सुना, कि अगर कश्मीर को जोड़ के रखना है तो 370 एक बाइंडिंग फैक्टर है। और बीजेपी के पास आज 280 सीट्स है। आप 370 भूल गए महबूबा मुफ्ती के साथ बातचीत करते वक्त। एक कश्मीरी पंडित से भूल गए के साथ 370 अशोक पंडित जी। एक बात नहीं इसमें सर इस पे इसके बाद ऐड कर दीजिएगा आप उनके सवाल के। स्वामी साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आज ओवैसी साहब के मुखबिंद से कश्मीरी पंडित का जिक्र करवाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ओवैसी साहब आज कश्मीरी पंडितों की बात करने लगे और बहुत चिंतित हैं कि आप कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ ओवैसी साहब कि 26 साल के निर्वासन के बाद, 26 साल के जेनोसाइड और एथनिक क्लीनिजिंग के बाद, 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडितों के निर्वासन के बाद, उनकी हत्याओं के बाद, उनके रेप्स के बाद, उनके किलिंग्स के बाद, उनकी प्रॉपर्टी को जलाने के बाद, उनके मंदिरों को जलाने के बाद, तोड़ने के बाद आपको कश्मीरी पंडितों की याद आई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप दादरी की बात करते हैं तो छत्ती सिंह पुरा की भी बात करिए। अगर आप और भी किसी शहर स्टेट की बात करते हैं, हमारा भी दिल दुखता है, जलता है जब कोई किसी की भी निर्मम हत्या होती है। लेकिन तकलीफ तब होती है
कि जब 3.5-4 लाख सबसे बड़ा जेनोसाइड इस हिंदुस्तान में अगर हुआ है तो कश्मीरी पंडितों का हुआ है। मुझे कभी भी आप जैसे पढ़े लिखे शख्स और आपके जितने भी साथी हैं, आपके भाई साहब का मैंने भाषण सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम देखते हैं देश के हिंदुओं का क्या करेंगे। क्या आप उस भाषण के साथ हैं? क्या आप उस भाषण को सपोर्ट करते हैं? अगर आप एक कदम आगे नहीं चलेंगे तो बाकी का क्या होगा? रही बात कश्मीर की 370 की, स्वामी साहब 370 का हटना इसलिए जरूरी है, और वहां का टेररिस्ट, वहां का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और वहां की महबूबा और वहां के अब्दुल्ला, मैं खुला बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि वहां की महबूबा, पीडीपी और वहां की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वहां से 370 हटे, क्योंकि उनका धंधा है, वो उनका बिजनेस है, वो उनके पैसे कमाई करने का जरिया है वो। इसलिए सबसे बड़ी शर्त और सबसे बड़ा जो प्रश्न है बीजेपी के लिए वो यह है कि आप महबूबा मुफ्ती को हैंडलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हमने पंडित साहब आपकी बचपन बात से पे अब जवाब ले लीजिए। हमने बचपन से इन पॉलिटिकल पार्टीज का कश्मीर में नंगा नाच देखा है। ठीक। हमारी उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी की सरकार जो एक नेशनलिस्टिक पार्टी है वो इस पर 370 पर अब इस पर इनको जवाब हटाने का क्या तरीका तरीका? इजाजत दें तो मैं उनसे इन्हीं की बात पर एक काउंटर ले लूं। फिर आप ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं वैसी साहब, जो जैसा इन्होंने भी कहा कि धारा 370 हटे कश्मीर से न हटे, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। आपने से कानूनी पहलू गिनाए वो बात अलग है, लेकिन वो एक लोकलाइज एक इशू है। राष्ट्रीय मुद्दे आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। अच्छा ठीक। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेरा सवाल सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सवाल सुनेंगे तो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? असेंबली के डिबेट्स में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उन लोगों का दिमाग मेरे से बड़ा था, आपसे बड़ा था। बिल्कुल था। वो लोगों की नेशनलिज्म हम तमाम से बड़ा आप था। सवाल सुन तो आप उन सवाल सुन लीजिए। मेरा मान मैं कह चुका हूं ना कि हम 370 बाद में आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, नेहरू के जमाने में आया था। सुनिए, नेहरू के जमाने में आया था। 370 जब तक रहेगा हम कश्मीर को जोड़ के रखेंगे। आपके पास पावर है, आप मुफ्ती से अलायंस करते 370 भूल जाते, आप मुफ्ती से अलायंस करते कश्मीरी पंडितों को भूल जाते। अब आप जाती कर रहे हैं। आप बताइए कि 2 साल में मेरा सवाल ये है, क्या कश्मीर का मुद्दा एक राष्ट्रीय बाउंड्री का, देश के नक्शे का मुद्दा है? वो क्या वो मुद्दा उसी तरीके से ट्रीट होना चाहिए? लोग ये पूछते हैं कि कश्मीर के मुद्दे का देश के मुसलमानों से क्या लेना देना है? ये मुसलमान का मुद्दा क्यों है? ये तो देश का मुद्दा है। मैं आपको दोबारा अपनी बात को वाज़ेह और साफ अल्फाज में बयान कर रहा हूं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। जहां पर हम कश्मीर को अटूट हिस्सा मानते हैं, वहां पर कश्मीरियों से भी मोहब्बत करिए। कश्मीर के पंडित मारे गए, वैसे ही कश्मीर में 5-6 लाख से ज्यादा नौजवान लापता भी हैं। और आज के हालात में एक टेररिस्ट मरता है तो 40-50 हजार लोग उसके नमाज जनाजा में जाते हैं। क्या गवर्नेंस कर रही बीजेपी वहां पर? क्या गवर्नेंस कर रही बीजेपी वहां पर? एक टेररिस्ट मारा तो 50,000 लोग जाते हैं। मुफ्ती साहब के जनाजे में कितने लोग थे और उसके बगल में एक टेररिस्ट का मारा जाना, वहां पर उससे बढ़ के लोग थे। गवर्नेंस कौन कर रहा है? हुकूमत आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। स्वामी जी, जो लोग आज सवाल कर रहे हैं पंडितों की, भाई आपने वोट दिया ना बीजेपी को, तो कैसे बीजेपी हुकूमत कर रही वहां पर? फिर बताइए, आज आप एक्सपोज हो गए वहां पर। स्वामी जी, अब 2 बातें मैं कहूँगा। पहले ये जो अभी कहा वो आखिर में बोलूँगा। पहले तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए इन्होंने कहा कि इस देश को एक रखना है तो उसको नहीं हटाना है, और मैं जब लॉ मिनिस्टर था तो मुझे शहाबुद्दीन ने कहा कि ये हमारी शरिया के विरुद्ध में जाएगा, इसके लिए हम लड़ेंगे। तो मैंने एक सवाल पूछा शहाबुद्दीन को कि हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, उसको तो आपने मान लिया, वो उसमें भी शरिया है, अब शरिया को भूल गए वहाँ। अब इस सिविल कोड में आप क्यों शरिया को याद रखते हैं जब आपने क्रिमिनल कोड में नहीं बना? एक ही क्रिमिनल कोड है आईपीसी, वो मुसलमान पर भी लागू होती है, हिंदू पर भी लागू होती है। तो वैसे ही एक सिविल कोड होनी चाहिए, दोनों पर लागू होनी चाहिए। तो शहाबुद्दीन ने कहा कि डोंट डाइवर्ट द सब्जेक्ट, और फिर उसने जवाब नहीं दिया। मैं समझता हूँ ये आप भी बोलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं मानेंगे जब आपने यूनिफॉर्म सिविल क्रिमिनल कोड मान ली? स्वामी साहब, ये मैं खत्म करूंगा साहब, क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। आप सिविल कोड की कहां बात कर रहे हैं? कोड तो है। आप सुन लीजिए
कि मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में एक खातून थी, मुस्लिम खातून, उसको सजा इसलिए हुई कि उसके मारुति वैन में हथियार मिले, उसको लाइफ मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मोटरसाइकिल उसकी है, नहीं सुनिए, मगर कोई दोस्त इस्तेमाल कर रहा था, वहां पर वैन पे लाइफ मिल सकती है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे मोटरसाइकिल है जिससे 10 लोग मारे गए। आज एनआईए कहता है कि उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा ना, कहां यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ अप्लाई हो रहा? स्वामी साहब, आप मेरी बात को मानेंगे, अगर हरियाणा में जाटों ने पुलिस का हथियार लूट कर चले गए, अगर मैं जाकर किसी पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेता तो मुझे एनकाउंटर कर दिया जाता। आपकी तो यही तो हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ नहीं है। नहीं, पर तो रूल ऑफ लॉ तो हम बोलते, कहां एप्लीकेशन? पर तो इतना तो मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, एक कोड सब पर लागू होती है। ठीक से नहीं लगी है, अधूरा लगी है, ये सारी अलग बात है। परंतु आज तो एक ही लॉ है। आप नागालैंड मिजोरम को निकाल देंगे? नहीं, वो लॉ निकाल देंगे आप? नहीं, आपने बताइए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा नागालैंड और मिजोरम को, सर नागास की आबादी, मिजोरम की आबादी 1.5 करोड़ से बढ़कर नहीं है, मगर हम उनको रोक के रखे, उनको कल्चरल राइट्स का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप निकाल देंगे उसको? बताइए, ऐलान कर दीजिए। नागा पीस अकॉर्ड पब्लिक में नहीं आता तो आप उसको निकालेंगे? अच्छा, ये इस वो तो इट्स इररिलेवेंट, बिकॉज मैं यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नागालैंड में भी लगती है। मैं कहता हूं कि थियोरेटिकली हो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अलग से बहस हो सकती है, लेकिन आज सारे मुसलमान ने यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड माना है। एक हिंदू जज मुसलमान को सजा दे सकता है, एक मुसलमान जज हिंदू को सजा दे सकता है, ये आज की सिस्टम है। अच्छा, तो एक है। दूसरी बात, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अतिरिक्त उन्होंने 370 का काम, 370 को हम हटा सकते हैं। उसके लिए हटाने के लिए एक ही चीज़ करनी है, कैबिनेट रेजोल्यूशन, प्रेसिडेंट को स्वामी साहब एक टाइम लिमिट दे दीजिए गवर्नमेंट का कि आपके 2019 से पहले आप कर लेंगे। चलिए सर प्लीज, आज आप बोल दीजिए, आज आप बोल दीजिए, कल अलायंस खत्म हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, आप बोल दीजिए। मेरा कमिटमेंट है। अच्छा भाई साहब, उनको कंप्लीट, वो उसी में उनका बल है, वो मुझे बोलने नहीं देते। वहां मैं उनकी बातों पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप भी मत कीजिए। आप कहते हैं कि डेट का आप कह रहे हैं, इस साल के अंत तक हम राम मंदिर बना देंगे और अगले साल के अंत तक हम 370 धारा हटा देंगे। हमें 5 साल मिला है, 2 ही साल गया है। अब जैसे हनुमान को शक्ति पहचान देनी होती है, वैसे आज हमारी सरकार को भी हमने शक्ति पहचान दी है और इस बाकी 3 साल में सब चीज को आप अपने आप इस चर्चा को वहां ले आए जहां मैं लाता। मैं इसी पे आ रहा हूं। इन्होंने ये भी कहा है कि 31 दिसंबर 2016 को आप हम दोनों को बुला लीजिए, और हम देख लेंगे कहाँ राम मंदिर। स्वामी साहब 7 महीने बाकी रह गए हैं। ये जो राम मंदिर वाली बात कही है इन्होंने, स्वामी साहब जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करवाना है दोनों तरफ का, उसको 6 महीने लगेंगे। राम मंदिर का, दुनिया की जानकारी के लिए, राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वो उसका फैसला कब आता है ये भी तय नहीं है। मैं मैं आऊंगा, आपके पास माइक आएगा तो सवाल पूछे। जी, अभी अब माइक आपके पास आएगा सर, तो आप जरूर पूछिएगा। मेरा सवाल ये बात आप राम मंदिर पे ले आए, आपने कहा कि इस साल तक काम शुरू हो जाएगा, आपने बयान पहले दिया था। एक तो 7 महीने का वक्त बाकी रह गया। दूसरा ये कि आप कैसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आ जाएगा तब तक? अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपका सवाल का। पहले मैंने मेरे मित्र ओवैसी से बात की और आज मैं उसको सार्वजनिक कह रहा हूँ, वो मना नहीं करेंगे कि वो फेवर में है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस दिन प्रतिदिन होना चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने टेलीविज़न में आग्रह किया कि तुम इसको क्यों नहीं पहल करते हो, और मैं तुरंत गया कोर्ट में, मुझे उन्होंने इंटरवीनर बना दी। अब वो जुलाई में निश्चित तौर पर हम सबकी सहमति से, और मैंने फरूकी से बात की, शाहबुद्दीन से बात की, जिलानी से बात की, जो वकील हैं उनके, सब पक्ष में हैं कि जो फैसला होना है वो सुप्रीम कोर्ट करें। ये मैदान में फैसला नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, इसके लिए भी पक्ष में हैं। और इसीलिए डे टू डे हियरिंग जुलाई में हम सुप्रीम कोर्ट में पास करा देंगे और उसके बाद
इस पर बहस सिर्फ 1 महीने से ज़्यादा लगेगी नहीं, क्योंकि मस्जिद को सऊदी अरेबिया में, कतार में, टर्की में, पाकिस्तान में उसको प्रार्थना स्थल मानते हैं। उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह में बना सकते हैं। हम उनको जगह दे देंगे बाबरी मस्जिद सरयू नदी के उस पार बनाने के लिए, और यहाँ राम मंदिर बनेगा। मान लेंगे आप जैसे लोग और देश के मुसलमान। स्वामी साहब का बस चलेगा तो वो रघुराम राजन को भी अमेरिका भिजा देंगे। तो वो बोलते अच्छा है, वो होने वाला तो 30 और मुकुल रोहतगी और खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी बन जाएंगे वो। तो देखिए, बाबरी मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन को 6 महीने लगेंगे। मेरी दोबारा स्वामी साहब से रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल को बोलकर कोर्ट के सामने जाकर कहे, आप और हम नहीं है, अग्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाकर बोले कि डे टू डे हियरिंग कराइए। नया अटॉर्नी जनरल जाकर कोर्ट को कहे, ये गवर्नमेंट कैबिनेट में एक डिसीजन ले ले इन प्रिंसिपल के विल हैव डे टू डे हियरिंग, करिए। लीजिए अटॉर्नी जनरल को, जिसको पसंद नहीं करते ये, वो भी 6 महीने में जा रहे हैं, उससे पहले करवा लीजिए। तो आप दलवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम ये गवर्नमेंट डे टू डे हियरिंग चाहती है, करवाइए। ये तैयार है। एक सवाल मैं ले लेता हूं बीजेपी के लीडर लक्ष्मीकांत मित्तल साहब, आपसे पहले अगर इजाजत देते हो, पीछे आपके एक प्रश्न है। मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं, आज की डिबेट का बिंदु है मोदी राज में मुसलमान असुरक्षित। निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रयास प्रारंभ किया मुसलमान के प्रति सुरक्षा की भावना का जागृत करने का, लेकिन क्या ओवैसी साहब के जो जहरीले भाषण रोज होते हैं हिंदुओं के खिलाफ, उनसे क्या यह संभव है कि मोदी साहब का जो प्रयास है सबका साथ सबका विकास, उस्ताद योजना, मुस्लिम लड़कियों के लिए शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, विदेश अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जाएंगे तो उनके लिए बेहतर व्यवस्था, ये जो उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया है, क्या दोस्ती का हाथ एक तरफा ही चलेगा, दूसरी तरफ से नहीं बढ़ेगा? दूसरी बात पूछना चाहता हूं मैं ओवैसी साहब से कि क्या भारत के संविधान की, जिसकी दुहाई ओवैसी साहब दे रहे हैं, भारत के संविधान में आस्था भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उस संविधान में कहीं धर्म पर आधारित आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, और फिर आरक्षण की चर्चा कर रहे हैं ओवैसी साहब, और दादरी की चर्चा की ओवैसी साहब ने। मैं ओवैसी साहब से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, जो वहां का मेडिकल परीक्षण होकर आया उस मांस का, उस रिपोर्ट को देख लें। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस मेडिकल रिपोर्ट को जो परीक्षण होकर आया उसको छिपा कर रखा हुआ है। दूसरी बात, 602 सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में हो चुकी हैं 4 साल में, क्या उस पर भी कोई टिप्पणी करना उपयुक्त समझेंगे? जी, अब जवाब ले लेते हैं एक एक करके। पहले जी हाँ, लेकिन एक एक करके दीजिएगा। पहले उन्होंने कहा आपके भाषण बहुत जहरीले होते हैं, समाज में विष जहर घोलने वाले होते हैं। ठीक है सर, अब ऐसा है ना कि मेरे भाषण बास के लिए हक बयान करना जहर है और बास के लिए हकायक पर मुबन्नी है। मैं हर जगह तकरीर करता हूं सर, उत्तर प्रदेश से हैं, बीकापुर में मेरे 2 रैली हुए सर, मेरे ऊपर एक केस नहीं बुक हुआ। महाराष्ट्र में मेरे 25 मीटिंग्स हुए, एक केस नहीं बुक हुआ। आपको अनुमति नहीं देती है उत्तर प्रदेश सरकार, आपको इलाहाबाद में अनुमति नहीं दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपको लखनऊ में अनुमति नहीं दी। सर सुनिए, आप बुजुर्ग हैं, मैं वही तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में और आप में जुगलबंदी है, नूरा कुश्ती हो रही है आप में उत्तर प्रदेश सरकार में। आप एक तरफ बोलते हैं, वो दूसरी तरफ काम करते हैं। बीकापुर में मैं तकरीर कर सकता हूं बाई इलेक्शन में, मगर आम दिनों में आ नहीं सकता। आपका बात बिल्कुल सही है, आपकी गवर्नमेंट सेंटर में है, आप क्यों नहीं उनको एक नोटिस देते कि इतने फसादात क्यों हो रहे हैं? तीसरी बात, आप कहते हैं माइनॉरिटीज का बजट का, आप मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात किए। अभी मोहतरमा HRD मिनिस्टर साहिबा थी, उनसे पूछ लेते कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन में इस साल 130 करोड़ रुपए कम कर दिए गए, क्यों कम कर दिए गए? मैं तो चाह रहा हूं ना सर ये सब चीजें आए। और आप रिजर्वेशन की बात किए सर, मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आप बोल रहे हैं, तो ये कहां से आ गया कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध मजहब का ही दलित होगा? क्या ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू रिलीजन इक्वालिटी इसके खिलाफ नहीं है? और फिर रिजर्वेशन आप कर्नाटका में आप दिए, आपकी हुकूमत थी बीजेपी की, वहां रिजर्वेशन कंटिन्यू किए आप। जाटों को किस बुनियाद पे दे रहे हैं सर आप? पटेलों को किस बुनियाद पे दे रहे हैं आप? इसलिए कि वो हिंदू हैं? आप इसका यह मतलब बताना चाह रहे हैं कि आप जो हिंदू के अच्छे लिए करेगा, जो मुसलमान के लिए नहीं करेंगे? सर कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके लिए बराबर है ना? कोर्ट डिसाइड करेगा वैसे साहब, ये डिसाइड कोर्ट करेगा ना। एक सवाल
अजीत अंजुम इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं, एक सवाल उनका। ठीक है सर, मैं आपके इल्म में इजाफा करने के लिए कहूंगा कि सच्चर कमेटी के पेज नंबर 45 पर जाकर पढ़िए, जिसका बार बार बीजेपी जिक्र करती है गुजरात का मामला लेकर के। अच्छा मामला है, सच्चर कमेटी को पढ़ लीजिए। मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में भी जात है इस मुल्क। सर इंडिया आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के पढ़िए, सब में कास्ट है। अच्छा, ऐसे बिना 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 माइक के आप बिना माइक के आप लोग बोलेंगे, वो इस्लाम की बात नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात हो रही है। बैठ जाइए सर, मैं कह रहा हूं बिना माइक के कुछ रिकॉर्ड पे जा नहीं रहा है, कोई फायदा नहीं है। और ये मेरे हाथ में नहीं है कि माइक किसके पास जाएगा सर, ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं। अजीत अंजुम, ओवैसी साहब, अभी आपने वाजपेयी जी को कहा, मैं यहाँ हूँ, अभी आपने वाजपेयी जी को कहा कि यूपी में इनकी जुगलबंदी है समाजवादी पार्टी से। आप पर ये इल्जाम है कि आपकी और बीजेपी की जुगलबंदी है, और आपकी ये बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग है कि बिहार में जब चुनाव था, किशनगंज इलाके में जहां आपका वोट शेयर 1% भी नहीं था, वहां आपने पहले 35-40 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, 6 पर लड़े, जमानत जब्त हुई, बुरी तरह औंधे मुंह गिरे। अब आप यूपी में जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप मायावती के साथ जा सकते हैं, कहा जा रहा है कुछ कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये सब इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन हो और उससे बीजेपी को फायदा हो। आपके विरोधी आप पर यही इल्जाम लगाते हैं। अंजुम साहब, ये आपका सवाल है, ऑब्जर्वेशन है? नहीं, इल्जाम लगाते हैं आपके विरोधी, यही मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि 280 सीट पर मोदी कामयाब हो गए मेरी वजह से, हरियाणा में कामयाब हो गए मेरी वजह से, दिल्ली में आप कामयाब होगी मेरी वजह से, जम्मू एंड कश्मीर में जीत गए मेरी वजह से। सर आप सुन भी नहीं। अच्छा सुनिए, अब आप जुगलबंदी की बात कर रहे, मैं 6 सीट पर बिहार की लड़ा, आप मुझे खरीदने तैयार है, चलिए मैं बिकने तैयार हूं। आप 6 सीट पे खरीदेंगे मुझे? खरीदने की आप बात 100 सीट पे लड़ेंगे ना, 100 सीट पर आप खरीदेंगे ना, 6 सीट पे लड़ेंगे आप मुझसे। आखिरी बात, उत्तर प्रदेश लड़ूंगा मैं, और ये आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी, ठीक है, मगर मुझे तो बोलने का हक है। जब मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर बोल सकता हूं, तो मुलायम सिंह के आजमगढ़ में जाकर नहीं बोल सकता? क्या वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या आजमगढ़, क्या मुलायम सिंह यादव खानदान का परिवार का हिस्सा है? क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? इस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते? नहीं, आप बोल सकते हैं ओवैसी साहब। और सर हाँ। सर ये इल्जाम लगता रहेगा, काशीराम पर भी लगा, और जिस पार्टी से शाजिया छोड़कर चले गई केजरीवाल पर भी लगा, मुझ पर ही लगा। आप एक सवाल सुन लीजिए, मुझे ओवैसी इल्जाम साहब की फिक्र नहीं है सर। जैसा कि शायर ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। वैसे साहब, इसी से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि आप मुसलमानों को बीजेपी का मोदी राज का हवा दिखाकर, डर दिखाकर मुसलमानों में असुरक्षा पैदा करते हैं। ये काम कभी आप करते हैं, कभी आजम खान करते हैं, नहीं। और इससे आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स तो होती है, मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होता। ये इल्जाम है आप पर। अंजुम साहब, मैंने पार्लियामेंट की पहली स्पीच में कहा कि मैंने मिस्टर मोदी को मुबारकबाद दी कि आपने ये सो कॉल्ड मिथ जो था मुस्लिम वोट बैंक का, उसको तोड़ दिया। हिंदुस्तान में शुरू से हिंदू वोट बैंक चला आ रहा है, मुस्लिम वोट बैंक तो था ही नहीं कभी, ना मुस्लिम लीडरशिप थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि माइनॉरिटीज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। एंड ऑफ द डे वो हुकूमत आवाम पसंद करेगी जिसको वोट डालना नहीं डालना है, मगर ये कब तक चलता रहे? क्या मैं दुनिया में पैदा इसलिए हुआ हूं कि सिर्फ एक ही पार्टी को या एक दूसरी पार्टी को वोट डालूं? क्या मैं अपने मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकता? क्या मैं इनकी गुलामी करता रहूंगा? नहीं करेंगे। हिंदुस्तान बदल चुका है, ये एस्पिरेशनल इंडिया में मेरे भी एस्पिरेशन है। ठीक, स्वामी साहब ज्यादा फायर उस तरफ हो रहे हैं, पता नहीं क्यों आज, क्योंकि मुझे तो लगा था बराबर रहेगा मामला। अच्छा, मिसाइल उधर लेकिन इधर ही आना। अभी एक सवाल फिर ओवैसी जी से, लेकिन इस पर मुझे लगता है आप जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। ये जो भारत माता की जय कंट्रोवर्सी, इस कंट्रोवर्सी ने बहुत लोगों को दुखी किया, और ये लोगों ने सोचा कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि भारत माता की जय बोलना कोई गुनाह हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन आप दे दें आज। और दूसरा ये इल्जाम आप पे है कि ये आप इस विवाद में कूदे, इसीलिए ये आपका वो इलाका ही नहीं था, आप दूर से दौड़ के आए और आपने छलांग लगा दी। किसी ने कुछ कहा था, मोहन भागवत साहब ने, और उसके जवाब में आपने कहा कि मेरे गर्दन पे छुरी रख दो, मैं नहीं बोलूंगा भारत माता की जय। मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, तो सुनिए, आप ही ने कहा था। नहीं ठीक है, मैंने कहा मैं जो बोलता हूं उस पर स्टैंड करता हूं, दूसरों की तरह पीछे नहीं हट जाता। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नेशनल स्लोगन का जिक्र है? नहीं है। और अगर मैं इस तरह का नारा नहीं लगाता हूं तो किसको इख्तियार है मेरी
हिंदुस्तान से मोहब्बत और वफादारियों पर शक करने का। यकीनन उस जो नारे का आप जिक्र किए वो भी जंग आज़ादी में इस्तेमाल हुआ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई भी इस्तेमाल हुआ, इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगे। मैं जो लोग इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, जो जय हिंद का नारा लगाए, मैं उसको मानता हूं। आप एक बात याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं पूजा करो, मैं आपसे कहूंगा, अभी स्वामी साहब सऊदी अरब का जिक्र किए, हम सऊदी अरब की पूजा नहीं करते, हम सऊदी अरब की पूजा नहीं करते, ना हम मक्का की पूजा करते, ना मदीना की पूजा करते, हम अल्लाह की पूजा करते। और जब जरूरत पड़ी तो हमने हमेशा अपने सर को कटाया इस मुल्क के लिए, और जरूर कटाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर आप ये मत बोले, आप इस तरह का सवाल करके ये मत पैगाम दीजिए कि नहीं आप ये बोलेंगे, कल आप बोलेंगे ये कपड़े उतार दो, कल आप बोलेंगे ये सवाल पहली बात तो इसको आप जनरलाइज मत कीजिए। ये सवाल सिर्फ आपसे था, असदुद्दीन ओवैसी इंडिविजुअल से, इसको आप कम्युनिटी में बिल्कुल मत जोड़िए। हमने किसी के लिए कुछ नहीं कहा, ये आपके लिए कहा गया था। असदुद्दीन ओवैसी एज ए इंडिविजुअल और एज एन इंडियन सिटीजन, सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर कोई नारा लगाता है जो स्वामी साहब लगाते हैं, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल लगाइए आप। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, आपको जवाब पार्लियामेंट में दिया। मैं उस बात के खिलाफ हूं कि आप किसी को फोर्स करें। आपको जवाब पार्लियामेंट में दिया जावेद अख्तर ने, मैं वो सुनाना चाहता हूं सब। जावेद अख्तर, उन्होंने राज्यसभा में जाते जाते आपकी बात को जवाब दिया। एक बात दिखाइए जरूर। जिस दिन वो तकरीर कर रहे थे उस दिन चेयर पर हामिद अंसारी शेरवानी पहनकर बैठे थे। ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। कोई तो कह रहा हूं, देख लीजिए। एक बयान सुन लेते हैं जावेद अख्तर का। मैडम आपकी हुकूमत है, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? मुझे गुस्सा आप पर है, मुझे गुस्सा आपकी वफादारियों पर होता है कि आप क्यों एक्शन नहीं लेते। आपकी पार्टी पावर में है, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आप क्यों नहीं एक्शन लेते मैडम? अरे 2 साल से मेरा तो सीएम नहीं है, आपकी गवर्नमेंट है जिसको आपने अपनी आस्थाओं से, उम्मीदों से वास्ता किया। बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, बिल्कुल करता हूं। तिरंगा लहराना चाहिए, किसी और मुल्क का झंडा नहीं लहरा सकता यहां पर। और अफसोस की बात यह है कि आपकी हुकूमत ने आईएसआई के एजेंट को पठानकोट भिजाया। कहां गया नेशनलिज्म? एक आईएसआई का आदमी पठानकोट को एयरफोर्स चला गया, वो नेशनलिज्म है? सौरभ, मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी। हाँ सर, आप मुझे सबसे पहले माइनॉरिटी की डेफिनेशन बताइए। जिस पॉपुलेशन की तादाद 20 करोड़ से 22 करोड़ तक है, क्या वो माइनॉरिटी है? ठीक है सर, आप बैठ जाएंगे। और नंबर 2, एक बात और बताइए। पाकिस्तान में पार्टीशन का टाइम 18% हिंदू थे, जो बच के अभी घट के 1.6% रह गए। क्या कभी आपने आवाज उठाई? अच्छा, आप जवाब देंगे? और कुछ सवाल? मैं शाम तक बैठूंगा सर यहाँ पर, भागने वाला नहीं हूं मैं। सुनिए, माइनॉरिटी का डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन को वाजपेयी सरकार ने भी नहीं निकाला। उस नोटिफिकेशन को वेंकटचलैयर कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, नहीं निकाला। तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 मर्तबा माइनॉरिटी का जिक्र किया गया है और सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर जो हिंदू जम्मू कश्मीर में वो माइनॉरिटी हैं, जो हिंदू पंजाब में है वो माइनॉरिटी है, जो हिंदू नॉर्थ ईस्ट में माइनॉरिटी है। ये माइनॉरिटीज का डेफिनेशन है सर, आप इसको सोचिए। ये है लीगल जजमेंट। नहीं, आप झूठ बोल रहे, नहीं, आप लीगल जजमेंट है, पढ़िए आप। नहीं, आप इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप इंटेलेक्चुअल डिबेट करिए, पर्सनल अटैक मत करिए। नहीं, झूठ नहीं, आप जजमेंट बताइए, मैं आपको बताऊं। आप एक मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट बैठिए, मैं जवाब सुनने तैयार हूं। सर सुनिए ना, आप क्या गलत बयानी कर रहे हैं, मुझे बताने तो दीजिए। TMA आप क्या गलत बोल रहे हैं? सुनिए तो, आप सुनिए तो, गलत बयानी क्या कर रहे हैं? माइनॉरिटी का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन कौन माइनॉरिटी होगा, माइनॉरिटी कमीशन उसको जो है डिटरमिन करती है। सुनिए, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मुझे बोले, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भाई बोले, आप इतने इंटॉलरेंट क्यों हैं भाई? आप हम पे इल्जाम लगाते हैं इंटॉलरेंस का, यहाँ तो बात ही नहीं करने दे रहे आप। कमाल के आदमी हैं आप भी। बोलिए सर, मैं तो बैठा हूं ना। सुनिए, इसके बाद जब ये वेट होता है कौन माइनॉरिटी होगा, पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी नहीं है। माफ करिएगा, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि माइनॉरिटी कौन होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसको माइनॉरिटी डिक्लेयर करेगी। पंजाब में हमें नहीं करा है, नॉर्थ ईस्ट में हमें नहीं करा। और आगे चलिए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, सुन लीजिए, ये हिंदू सिविल कोड है क्या?
ये तो हिंदू सिविल कोड की तो बात ही नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। अब आपको उसमें भी तकलीफ है, क्योंकि अगर सुनिए एक सिंह साहब, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे भाई? लंबा करेंगे आप उत्तेजित क्यों हो रहे? आप 2 साल में भाजपा की सरकार में मुसलमान असुरक्षित है उसका इल्जाम लगा रहे। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से है, या पिछले 2 साल में हिंदुस्तान ये मोदी सरकार लेके आ गई? हम तो लेके नहीं आए। हम लोग क्या लेके आए भाई? इनके अगर आपने इनके बयान का आपने सुना हो तो ले दे कि इन्होंने कहा देखिए 170 करोड़ रुपए जो है मदरसा के लिए कम कर दिए गए। यही कहा ना आपने? जानते हैं किन किन चीजों में रुपए कम करे गए? नरेगा में भी करे गए थे। तो आप कहती है भाई ये नरेगा में करे गए, इसके मतलब ये माइनॉरिटी के खिलाफ हो गए कि हमारे लोग भी नरेगा में जाते हैं। लॉजिक की बात करिए। और सुनिए वो एसी साहब, एक फंडामेंटल समझ लीजिए, विश्व भर में समझाइए मत, अपनी बात करिए। मैं बात आपसे ही कह रहा हूं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? और आप माइनॉरिटी के बारे में गलत बयानी ना करिए। माइनॉरिटी जो है हिंदू माइनॉरिटी कहीं नहीं है सर, ऐसे ऑडियंस और माइनॉरिटी में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का भी है। मैं इनका जवाब दूंगा, माफ करिएगा, सुन लीजिए। एक सर मित्तल साहब प्लीज, मैं इनका जवाब दूंगा सर। आप दे दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। स्वामी साहब बहुत देर से खामोश बैठे। साहब आप सुनिए, अब आप दिल्ली में रहते हैं, आपकी सुन, अरे यार देखिए ये ओवैसी साहब मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुनो, फिर इनकार करो, गुस्सा करो, सुन तो लो, लिंच मत करो। सुनिए, टीएमए पाई, इनामदार, सेंट स्टीफन, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में इसका जिक्र है सर। अब ये बहस नहीं आगे बढ़ नहीं सकती है। ओवैसी साहब प्लीज, और मित्तल साहब प्लीज सर ऐसे ना कीजिए। मित्तल साहब प्लीज कोऑपरेट। आप इंडल्ज मत कीजिए। ओवैसी जी आप जजमेंट पढ़ेंगे। ओवैसी जी आप पर्सनल क्यों जाते हैं? ओवैसी जी पर्सनल क्यों? पर्सनल, ये तो होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है। ओवैसी जी प्लीज। आप नहीं मानते मुसलमान माइनॉरिटी हैं? हेलो, आप नहीं मानते? मित्तल साहब प्लीज ऐसे ये कोई तरीका नहीं है शो को आगे बढ़ाने। सौरभ यहाँ पे, सौरभ यहाँ पे। मैडम ऐसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। मैडम आप खड़े हो गए, मुझे खड़ा, आप आ जाइए। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सौरभ मेरा सवाल। आप बैठ जाइए मैडम प्लीज। सौरभ मेरा सवाल। लेकिन मेरा ऑडियंस से कहना है, मेरा ऑडियंस से कहना है सर, आपसे भी मेरा कहना है, प्लीज आपको जो कहना है शॉर्ट में कीजिए और अपने आप को गेस्ट के साथ किसी डिबेट में इन्वॉल्व मत भैया माइक। सर जब माइक आ जाए आपके पास तब ऐसे कोई फायदा नहीं है सर, ऐसे कोई फायदा नहीं है। प्लीज मुखी साहब प्लीज माइक आएगा आपके पास, माइक आएगा आपके पास सर, माइक आएगा आपके पास। आए सर, माइक पे बोलेंगे ना सर, माइक आएगा। आप बैठिए तो आएगा माइक आएगा, माइक आएगा सौरभ सर, माइक पे आएगा आपका। सौरभ आ रहा आपके पास, बैठ तो जाइए। देखिए ये होता है जब एक मंच पे सुब्रमण्यम स्वामी और असद ओवैसी होते हैं। मैं आपकी तारीफ करता हूं जो आपने कहा है कि आपका संविधान के प्रति और न्यायालय के प्रति, जुडिशरी के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान है। बहुत कदर करता हूं आपके शब्दों की। पर मैं जानना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कॉमन सिविल कोड बनाइए, फिर आप क्यों विरोध करते हैं इस बात का? इस बात का जवाब देना होगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट मैंडेट नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिहाज से एग्जीक्यूटिव को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अरे सर आप समझिए, नहीं है, नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर सुप्रीम सर अब ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर मैंडेट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। हेलो जी ठीक है। अच्छा ओवैसी साहब, अच्छा इस पर बहुत चर्चा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बहुत चर्चा हो गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर मैंडेट नहीं कर सकता। 5 मिनट याद कीजिए इसके बाद। नहीं भाव ऐसे नहीं, प्लीज गिव मी 5 मिनट्स आफ्टर दैट प्लीज सर। आप फिर मैं कह रहा हूं ऐसे आप बहस में इंडल्ज मत हुई, गेस्ट भी आप दोनों से भी प्लीज डोंट। नहीं मैं तैयार हूं सर, अब आप मत कीजिए उस तरीके से ऐसे बहस होनी चाहिए। बिल्कुल मैं तैयार हूं, मैं जवाब दूंगा। स्वामी साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं। देखिए बात शुरू हुई थी क्या देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, बात असल मुद्दा ये था और उस पर एक जवाब तो आपको सरकार का नुमाइंदा होने के नाते देना ही चाहिए कि भले प्राइम मिनिस्टर संसद में बोले कि सबका साथ सबका विकास है, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जितने लोग बोलते रहते हैं मैं इनको 1 मिनट में चुप करा सकता हूं, लेकिन सर चुप कराते क्यों नहीं है? जिसका जो मन आता है वो कह देता है। और एक ये बात समझ में नहीं आती कि आप देश के मुसलमानों को पाकिस्तान का वीजा देने में क्यों इतने इंटरेस्टेड है? जिसका मन करता है वो कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ। देखिए हमारी पार्टी
डेमोक्रेटिक पार्टी है और कोई अकेला बोले तो वो पार्टी का पॉलिसी नहीं बनती है। कोई बोल देता है तो आपके मीडिया ही ज़्यादा उसको प्रचार करती है, जो पॉलिटिकल लोग हैं उसमें इस पर कोई चर्चा नहीं होती। सर, अगर केंद्रीय मंत्री बोलेगा, गिरिराज सिंह ने बोला कि जो मोदी समर्थक नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए, उसने ऐसा नहीं कहा। मैंने उसकी वीडियो देखी और मैंने उसको इसीलिए डिफेंड भी किया था, परंतु उसकी बात छोड़िए। मंत्री ऐसा कह दें तो गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं बनती है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम शुरू की थी ये भारत माता की जय से। अब उसका ये अर्थ नहीं है कि भारत माता एक देवी है या भगवान है। जिस प्रकार से आप माँ के ऊपर स्नेह करते हैं, पूजा करते हैं, यानी उनको मानते हैं, वैसे ही इस देश को उसी प्रकार से मानते हैं। जर्मनी में उसको फादरलैंड कहते हैं और मैं समझता हूँ कि कई अरब देशों में भी क्या कहते हैं, मादरे वतन। तो इसमें ये कंट्रोवर्सी जो बनाई गई थी वो ओवैसी की जो ड्रामेटिक अनाउंसमेंट थी कि छुरी भी लगा देंगे, मैं नहीं बोलूँगा, वहाँ से शुरू हुई। अब वो ठंडे हो जाएंगे तो सब ठंडे हो जाएंगे और ऐसे ही हुआ है। अब उसके बाद डिबेट ही नहीं चली। मैं तो कहता हूँ कि इस देश में उतना ही मुसलमान असुरक्षित है जितना हिंदू है और ये हमारी जो कानून व्यवस्था में बुराई है उस कारण से है। और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है। जितना सुरक्षा मुसलमान को एक माइनॉरिटी के रूप में हमारी देश में है, दूसरे देशों की माइनॉरिटी में बिल्कुल नहीं है। इसको जुल्म का सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है वो शराब पीकर औरतों को मारते हैं मर्द हजरात। तो क्या हम उनको रोकेंगे? नहीं। ये फैक्ट्स हैं, एम्पिरिकल एविडेंस है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आप इस मुद्दों पर तवज्जो नहीं ले रहे। और आखिरी बात यह है कि मोदी को हिंदुस्तान के अवाम ने वजीर आजम बनाया, बावजूद इसके कि मुखालिफत किया। किस लिए बनाया? गवर्नेंस के लिए बनाया, इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए बनाया, हर साल 1.5 लाख नौकरियां मिलेंगे बनाया, हमारे बॉर्डर सुरक्षित रहेंगे इसलिए बनाया। अब आप बताइए, ये 4 अहम मुद्दों के और करप्शन को 5 मुद्दों को लेकर अवाम ने कांग्रेस यूपीए को निकाल कर फेंक दिया और तारीखी शिकस्त दी। ये आपका मुद्दा रहेगा या ये मुद्दा रहेगा? ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। ओवैसी जी, आप जब से आए हैं लगभग 50 बार आपने संविधान की बात किया। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूं। आप वकील हैं, मैं आपको जानता हूं, मैं भी वकील हूं। संविधान का आर्टिकल 21A यह कहता है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी चाहिए। 2012 में कांग्रेस ने चोर दरवाजे से उसको मदरसों को बाहर कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि मदरसे मैं समझ गया हूं सर, ये सवाल बहुत बार एक बार सुन लीजिए। क्या आप चाहते हैं कि मदरसों पे राइट टू एजुकेशन लागू होना चाहिए? नंबर 2, प्लीज एक बार सुन लीजिए। ईरान में सन 90 से ईरान से मुझे अरे क्या सुनिए करना तो है? सर, पाकिस्तान ईरान से आप चले, ये ईरान से मुझे क्या करना है? जस्टिस मैं हिंदुस्तानी हूं भैया। जस्टिस मुझे ईरान से क्या करना है? पाकिस्तान से क्या करना है? सऊदी अरब से क्या करना है? मैं इंडिया, सोमालिया से क्या करना है? अरे हिंदुस्तान से पहुंच गया सवाल आप। अरे हिंदुस्तान की बात करो, हम हिंदुस्तानी है ना। जस्टिस वहां क्या करना है मुझे? जस्टिस वहां क्यों लिख जा रहे हैं आप? हिंदुस्तान की बात करो मेरे दोस्त। आप भी हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो। सर बैठ जाइए, आपका सवाल आ गया ना। मैं आपको बता रहा हूं सर। सवाल पूछने के बाद माइक ले लिया कीजिए। जस्टिस वेंकट चलैया कमेटी जो संविधान जवाब संशोधन रिफॉर्म के लिए बनी, सर मैं जानता हूं सर। उन्होंने कहा था कि 2 बच्चों के लिए कानून बनना चाहिए। जस्टिस वेंकट चलैया कमेटी ने कहा 2 बच्चों के लिए कानून बनना चाहिए। ईरान में सन 90 से चल रहा है, आप उसका विरोध क्यों करते हैं? अरे ईरान से मुझे क्या करना है? माइक ले लीजिए। अगर आप ईरान की बात करेंगे तो फारसी सीखना कंपलसरी हो जाएगा आपको मुझे। सर मैं आपको बता रहा हूं, आपने एक अच्छा सवाल किया। आप कॉन्स्टिट्यूशन 21 की बात कर रहे हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29 और 30 की भी बात करता है कि कोई भी माइनॉरिटीज के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अपने पसंद के एस्टैब्लिश भी कर सकते और चला भी सकते। दूसरी बात सर, आप इंपेरिकल एविडेंस दे रहा हूं, सच्चर कमेटी ने और नेशनल सैंपल सर्वे जो आया और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट जो है जिसमें कहा गया कि मुसलमानों के सिर्फ 3% बच्चे बच्चियां मदरसों को जाती हैं। आप स्कूल खोल दीजिए, मदरसों को नहीं जाएंगे।
की रूलिंग मानेंगे आप? सर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तो मुझे ही मानना पड़ेगा, आपको ही मानना पड़ेगा। Yes, correct. अगर कल सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि नहीं वहां पर मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद बनाना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा इंशाल्लाह। वो नहीं है। अरे होगा वो। That is not the हो गया। prayer. देखिए मैं बता हो गया रहा हूं, सुप्रीम prayer कोर्ट। वो नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की मैं मोहब्बत बताता है। हूँ। सौरभ वानखेड़े जी, वानखेड़े जी, वानखेड़े जी। सौरभ मेरा सवाल स्वामी साहब से है। स्वामी जी कह रहे थे कि बोलने की अभिव्यक्ति होती है और हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है, लेकिन ये डेमोक्रेसी कौन सी है कि जहां नेताओं के बोलने से माइनॉरिटीज़ में कट्टरपंथी लोग पैदा हुए और फिर ओवैसी जैसे नेता उभरते हैं? क्या कहीं ना कहीं हमने अपने आप को देखा कि हमारे एग्रेसिवनेस से दूसरी तरफ से भी एग्रेसिव होती है? और दूसरी बात, आपने जो राम मंदिर और धारा 370 के बारे में जो डेडलाइन दी, आशा करता हूँ शाम तक सरकार या बीजेपी इसको आपका व्यक्तिगत मत करके खारिज ना करे। सर मैं एक बात कहूंगा लाइटर वेन में, इंदिरा गांधी ने स्वामी साहब के बारे में कहा था, इज अ सांता क्लॉज विद वियर्ड आइडियाज। स्वामी साहब के पास बहुत से आइडियाज हैं और मैं तो ये बिल्कुल 31 दिसंबर 2016 को आज इंडिया टीवी के प्रोग्राम पे मैं और स्वामी साहब आएंगे और आप हमको बुला लेना। हम वहां पर स्टूडियो आ जाएंगे नोएडा को और बता देना कि भाई क्या कहां तक कितनी पेशरफ्त हुई।